प्रणाम गुरुजी। अब मैं अपना आगे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। राधिका की हियरिंग लॉस हो गया था, गुरुजी ने वो कैसे उसको ठीक करा। मैं उससे पहले एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि हमेशा स्टार्टिंग से जब से गुरुजी ने अपने दरबार पे बुलाया, मुझे किसी और पे डिपेंड नहीं होने दिया। बस गुरुजी ने हमेशा अपने ऊपर रखा कि बस हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड रहा। स्टार्टिंग में गुरुजी जब हम जाने लगे गुरुजी के दरबार पे, गुरुजी ने सबसे जोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं अकेली थी। तो गुरुजी ने बहुत अपनी संगत से मेरे को जोड़ा, बहुत प्यार दिया, लेकिन किसी के ऊपर कभी मेरे को डिपेंड नहीं होने दिया कि मैंने कभी किसी के ऊपर एक्सपेक्ट करूँ कि वो मेरे साथ ये कर देगा या वो मेरा ये कर देगा। गुरुजी ने कभी ऐसे नहीं होने दिया। अगर बस हुआ करा तो सिर्फ प्यार करा, जिनसे जुड़े सिर्फ प्यार से जुड़े। उसके अलावा कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करने कि मेरे को मेरे मुश्किल टाइम पे वो काम आ जाएगा या मेरा वो काम कर देगा या मेरा वो ऐसे या मेरा वो वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं। जब स्टार्टिंग में तब पैसे भी नहीं थे, सब कुछ था, राधिका का इलाज भी चल रहा था। उस टाइम पर भी जब मैंने फर्स्ट सत्संग शेयर किया, हमारे रजौरी गार्डन में ही एक ब्लॉक में सत्संग हुआ था, तब फर्स्ट सत्संग मुझे शेयर करने के लिए बोला गया। थोड़ा टाइम ही हुआ था हमें गुरुजी के जाते हुए, तो मैंने अपना सारा सत्संग शेयर किया। सत्संग के बाद एक अंकल आए, अंकल उठकर आए और मेरे को साइड पे लेके गए और साइड पे ले जाकर मुझे बोला, आंटी आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, चाहे वो पैसों की है, चाहे मेडिसिन की है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, तो आपको मंदिर में जाकर वहाँ पर बोल देना कि मुझे नारंग अंकल से मिलना है। मैंने कह दिया ठीक है, उनको थैंक यू बोला और उधर गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। उधर गुरुजी के मुड़ते ही बोला, गुरुजी मुझे ना सिर्फ आपसे ही चाहिए, मुझे कभी किसी से नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए आपसे ही चाहिए। तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। ये भी वही खिलवाने वाले हैं कि हमारे बुद्धि में डाल देते हैं, जैसा भी है उन्हीं को पता वो क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने यही कि सिर्फ एक मेरे पे भरोसा रखा। तकिया एक भरोसा तेरे नाम था, बाकी सब टाइयाँ टेरिया। पैसे भी गुरुजी के आने के पहले, दरबार पे आने से पहले, गुरुजी ने अपना बनाने से पहले सब पूरी दुनिया दिखा दी थी कि कौन तेरा देख ले, कौन तेरे काम आएगा देख ले, कौन कौन है तेरे साथ तू देख ले। सब कुछ दिखाने के बाद ही उन्होंने बुलाया और फिर मुझे ऐसा अपना बना लिया कि बस मैं उन्हीं की हो और उन्हीं की हूँ, हमेशा उन्हीं की ही। गुरुजी अपना बनाए रखना, मुझे किसी पे एक्सपेक्ट भी मत कराना कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड होने लगा। एक बार मुझे सपना आया कि मेरा कोई काम है जो हो नहीं रहा है या जो भी था कुछ काम के बारे में, और मैं किसी को फ़ोन करी जा रही हूँ और उनके फ़ोन नहीं लग रहे और मैं परेशान हो रही हूँ। और मैं सुबह उठ के गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे सपने ना मुझे मत दिखाया करो, मुझे सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशंस रहे, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती किसी भी काम के लिए। सपने में भी मुझे नहीं किसी के ऊपर डिपेंड होना और सिर्फ आप पर ही, आप ही को बोलूँ, आप ही से पाऊँ, जो आप मेरे को दो मैं वही मेरे को चाहिए। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, वही मेरे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। उससे पहले अब राधिका की हियरिंग लॉस, ये फर्स्ट क्लास में थी, तो इसकी हियरिंग लॉस हो गई थी कीमो की वजह से। दोनों कानों से सुनाई देना इसको बंद हो गया था और गुरुजी की कृपा से 10th क्लास और होली चाइल्ड स्कूल बहुत अच्छा यहाँ पर गर्ल्स का टॉप का स्कूल है, उस स्कूल में ये पढ़ती थी। लेकिन छोटे होते तो जैसे जैसे हो ही रही था, सब कुछ चल रहा था, लिप रीडिंग करना भगवान ने, उस टाइम पे हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, लेकिन गुरुजी किसी भी रूप में हमारे साथ हमेशा रहे हैं। तो मतलब गुरुजी ने उस टाइम से इसको लिप रीडिंग करना इतना अच्छा सिखा दिया था कि कोई इसको जज भी नहीं कर सकता था कि इसको सुनाई नहीं देता। हमें पता था, लेकिन शायद संगत में भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि मैं किसी को बोलती भी नहीं थी कि इसको सुनाई नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा अपने सत्संग जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है उन्हीं को ही सबको बताओ। कभी भी ये नहीं बताना कि हाँ कि अभी हमारा ये काम नहीं हुआ और उनके पैकेज में सब कुछ है, मुझे पता है, तो वो कब देना है मैं ये नहीं बोलती कभी भी गुरुजी के आगे, क्योंकि गुरुजी ने इतना सब चीज़ें सिखाते गए साथ में और इतना साथ दिया मेरा, इतना साथ दिया हर स्टेप पे।
अभी जैसे जैसे सत्संग आएंगे मैं आपको वो सारे सत्संग शेयर करती जाऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया, हर टाइम कैसे मेरे काम करे, और मुझे किसी को सोचने की भी जरूरत नहीं होती थी, कितने काम तो वो वैसे ही कर देते, और अभी तो मुझे कितने पता ही नहीं होगी जो उन्होंने मेरे लिए करे हुए थे। तो गुरुजी ने वहाँ पर राधिका को हियरिंग नहीं थी, फिर भी 10th क्लास तक उसको पढ़ाया लिप रीडिंग से। अब जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती गई तो स्कूल में डिक्टेट होना शुरू हो जाता है, तो उसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अब जैसे प्रॉब्लम्स ये होती थी कि डिक्टेट करती थी तो इससे लिखा नहीं जाता था कि मैम क्या बोल रही है, बच्चे दिखाते नहीं थे क्योंकि बच्चे भी उसी एज के थे, उनको भी इतनी समझ नहीं होती जब बच्चे छोटे होते हैं, और जिनके ऊपर बीती होती है उनको तो पता होता है, लेकिन जिनको ऐसे परेशानी ना आई हो तो उनको बच्चों को भी इतनी समझ नहीं आती। तो बच्चों की वजह से भी परेशान हो रही थी, स्कूल में बहुत ज़्यादा उसकी कॉपीज़ रह जाती थी, कभी टीचर से डांट पड़ती थी, कभी कुछ ऐसा चलता जा रहा था, और रोज़ रोकर स्कूल से आती थी, रोज़ रोकर आती थी। तो कई बार इतनी परेशान हो जाती थी रो रोकर आने से, मैं घर में होती थी तो मैं भी परेशान होती थी कि अब क्या करूँ, लेकिन मेरा तो एक ही सहारा, उनके पास बैठ जाती हूँ, उनको बोल देती हूँ गुरुजी देख लो आप कैसे करना है, इतनी परेशान इतना रोती है रोज़, कैसे करेंगे क्या करेंगे आप ही देख लो। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट सारी जगह से हम देख चुके थे, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, एलोपैथिक में भी नहीं, होम्योपैथिक में भी नहीं, हियरिंग की भी जो इसका हियरिंग लॉस हुआ था इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। तो सारी जगह हम देख चुके थे, तो मुझे पता था कि करना तो इन्होंने ही है, जहाँ साइंस फेल है वहाँ पे गुरु की रहमतें शुरू। कैंसर में हम देख चुके थे कि जहाँ कहीं पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती थी, मेरे गुरुजी ने उसको ठीक करा, जहाँ पे साइंस फेल हो गई वहाँ पे गुरु की रहमतें शुरू। तो अब यहाँ पर भी पता था, लेकिन कब करना है, किस टाइम करना है, ये उनको पता है, हमारे कर्म भी होते हैं, उन्होंने वो भी काटने होते हैं, कैसे कैसे उन्होंने काट रहे हैं ये वो जानते हैं। परेशान भी होती थी राधिका भी परेशान, रोज स्कूल से रो रो कर आती थी, तो फिर यही कि गुरुजी आप अपने आप देख लो, आपको कैसे करना है आप देख लो। बस उनको बोला ठीक है। एक बार इतना ज़्यादा परेशानी हो गई 9th 8th क्लास में, मेरे ख्याल 8th क्लास में इतनी ज़्यादा परेशान होगी बच्चों से, बच्चे भी तंग करे, कोई झूठा नाम भी लगा दे, कोई हियरिंग की वजह से सारी तरह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने सोचा कि स्कूल चेंज कर देते हैं, लेकिन जो गुरुजी की मर्ज़ी है उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। अब एडमिशन आजकल कोई स्कूल नए स्कूल में एडमिशन कराना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसे भी लगते हैं, पैसे हैं नहीं थे, तो भी हमने सोचा कि कोई बात नहीं, पढ़ाई करनी है ना, कोई छोटा सा स्कूल भी होएगा तो उसमें करा देंगे, कोई बात नहीं। हमारे घर के पास में एक छोटा सा स्कूल था, वहाँ एडमिशन के लिए करा कि यहाँ पर हो जाए, टेस्ट वगैरह हुए, लेकिन टेस्ट में वो पास नहीं हुई, जबकि होली चाइल्ड स्कूल का बच्चा और वो छोटे से स्कूल में भी वो पास नहीं हुई। तो गुरुजी की जो मर्जी, रोई भी, मैं कहा जो गुरुजी को अच्छा लगता है, गुरुजी नहीं चाहते कि इतने छोटे स्कूल में बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा होकर और इतने छोटे स्कूल में पढ़े, वो नहीं चाहते। और राधिका हमेशा गुरुजी को अपना पापा ही बोलती थी, मेरे पापा है, और गुरुजी ने हमेशा पापा बन के साथ भी दिया। तो इसलिए अपने स्कूल में भी अपने आई कार्ड के ऊपर गुरुजी का नाम पापा की जगह लिखवाया हुआ था, अप टू 9th क्लास। 10th में तो फिर चेंज हुआ, और टीचर सिस्टर से डांट भी पड़ी कि आपने ऐसे कैसे चेंज कर दिया, फादर नाम ऐसे थोड़ा, फादर्स नेम कोई भी ऐसे चेंज कर सकता है, लेकिन ठीक है जो भी है। उसको बहुत अच्छा लगता था कि मेरे पापा गुरुजी हैं, और अभी यही बोलते हैं कि मेरे पापा गुरुजी हैं, और आप ही देख रहे हो, आप ही कर रहे हो सब कुछ मेरा। और कोई उसको प्रॉब्लम होती है तो वो खुद ही जाके गुरुजी से अपने आप बोल देती है कि गुरुजी अपने आप देख लो, मुझे ये है या मुझे वो है, ऐसे जो भी होती है वो अपने आप उस खुद गुरुजी का और उसका कनेक्शन है, हम सबका अपना अपना कनेक्शन। तो वो गुरुजी ने, तो उसके बाद में वहाँ पर सारी चीज़ें गुरुजी ने क्या कर दी, गुरुजी ने अब उसको वहाँ पे स्कूल में एडमिशन नहीं होनी थी, वो छोटे वाले स्कूल में और अपना बड़े वाले स्कूल में ही रखा, होली चाइल्ड में जिसमें पढ़ रही थी उसी में ही उसको पढ़ाया। और उसको 9th क्लास से वो डिफ़िकल्टीज आनी कम हो गई, तो थोड़ा सा बच्चों ने थोड़ा सा करना शुरू कर दिया, थोड़े टीचर्स ने 9th क्लास की देखना शुरू कर दिया बच्चों को, लेकिन फिर भी कई बार बीच में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो एक बार इसको कोई प्रॉब्लम हुई थी स्कूल में, तो ये वहाँ पर क्लास में बैठ के बच्चे ने किसी ने इसको बोल दिया कि तेरे को सुनाई तो देता नहीं है, तो तेरे को पढ़ के क्या करना है,
अब क्यों अपने मम्मी के पैसे वेस्ट कर रही है, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है तो क्यों अपनी मम्मी के पैसे वेस्ट कर रही है, तो अभी छोड़ दे और घर जाके घर वाले काम करो और कुछ सीख लो, जरूरी है पढ़ाई करनी। तो ये क्लास में क्लास के बाद अपनी रिसेस पीरियड में अपना रूम बंद करके बहुत रोई तो इसने मुझे आकर बताया है। और वहाँ पर ही बैठ के गुरुजी से लड़ाई करी कि गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ और आप अपनी बेटी के बारे में इतनी बातें कैसे सुन सकते हो, आप कैसे सुन रहे हो इतनी सारी बातें मेरे बारे में, अगर आप मेरे को अपनी बेटी मानते हो। बस गुरुजी को वो वाली बात लग गई उनके मन में। यही है कि अपनी कनेक्शंस गुरुजी के साथ खुद तभी कहते हैं कि खुद का कनेक्शन, क्योंकि जो दर्द हमें हो रहा होता है और जो दर्द हमारे अंदर से निकलता है और वो गुरु के तक पहुंचता है, क्योंकि गुरु को भी सहन नहीं होता हमारी दर्द तकलीफ, वो भी सहन नहीं कर सकते। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहाँ से स्टार्ट होती। अब मेरी कज़न मासी की बेटी, उसको बिल्कुल ठीक थी, मेरे 22-23 ईयर्स की, बिल्कुल ठीक थी। उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको कान में से एक में प्रॉब्लम हो गई और कुछ दर्द वर्द थी या सुनाई देना बंद हो गया, क्या हुआ। अब ये वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया कि ना आपको ना हियरिंग एड लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको हियरिंग एड लगानी पड़ेगी क्योंकि अब मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, जो आपको प्रॉब्लम हुई है तो आपको हियरिंग एड ही इसका इलाज है, लगानी पड़ेगी। अब जो बच्चा शादी के लायक हो 23 ईयर्स के, उसके लिए लड़का देख रहे थे और उसको डॉक्टर बोलते कि हियरिंग एड लगानी पड़ेगी और एकदम से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो बड़े परेशान, बहुत दुखी तकलीफ में, थोड़ा सा रोए भी, मासी भी परेशान। अब वो गए इधर डॉक्टर्स के पास गए और एक डॉक्टर के पास गए जो जीके में बैठते थे और वो वहाँ पे उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और अपॉइंटमेंट लेकर वो वहाँ गए और क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी तो वो उनसे वेट नहीं हो रहा था। मासी ने जाकर उनको गुस्सा आया कि इतनी देर हो गई और डॉक्टर हमें बुला नहीं रहे और पेशेंट्स को देखते हैं। वो गुस्से में गई मासी और उन्होंने दरवाज़ा जाकर ऐसे करके खोला और जैसे ही सामने देखा तो उनको लगा जैसे कि गुरुजी बैठे। वो हाथ जोड़ के जय गुरुजी करते हुए ही अंदर एंटर हो, तो उन्होंने सामने से भी बोला जय गुरुजी और साइड में देखा तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। तो बैठे, उनको मासी को बहुत वो हो गया कि हाँ मैं सही जगह पे गुरुजी मुझे भेज दिया। वहाँ पे बैठे डॉक्टर से बात करी, उनको दिखाया वगैरह, तो डॉक्टर ने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आपको 15 डेज़ की मैं मेडिसिन देता हूँ, आप वो खाओ और देखो फ़र्क पड़ता है, कोई ऐसा नहीं है कि हियरिंग एड लगानी पड़ेगी या क्या हो जाए। तो कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने वो मेडिसिन करी, 15 डेज़ बाद उनको फ़र्क पड़ गया, ठीक हुए। अब गुरुजी ने उनके दिमाग में डाल दिया कि राधिका आंटी को भी वहाँ पर भेजने के लिए। और सबसे बड़ी बात थी कि वो गुरुजी के फॉलोअर थे जो डॉक्टर थे, वो कोई उन्होंने गुरुजी के दर्शन करे हुए हैं और जीके में गुरुजी ने अपने चरण डाले हुए हैं उनके जहाँ पर उनका ये जहाँ पर मासी गई थी ये क्लिनिक पर, तो वहाँ पर चरण भी डाले हुए गुरुजी ने। तो मासी को लगा कि अब ना राधिका को यहाँ भेज, और मेरे को होता है कि मैं किसी के कहने पे नहीं जाती जब तक मुझे मेरे गुरु का आदेश नहीं होता, क्योंकि मैं हम सारी जगह गया होता है तो मुझे पता गुरुजी जब बोलेंगे जहाँ खड़ा करेंगे वहीं खड़े होना, अब कहीं ऐसे नहीं जाना। अब वहाँ पर मासी ने आकर मेरे को फ़ोन पे बताया, मम्मी को भी बताया, मुझे भी बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर डॉक्टर हैं और वहाँ पर ऐसे ऐसे, तो मेरे को लग रहा है कि राधिका को भी वहाँ पर जाना चाहिए। तो मैं कुछ बोली नहीं, मैंने गुरुजी को आके बोला गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ तो मैं मासी से उनका नंबर नहीं लूँगी, मासी जब खुद भेजेगी तो मुझे लगेगा, अगर वहाँ का नंबर खुद आ जाएगा तो मुझे लगेगा कि आप अब चाह रहे हो और तब मैं कहूँगी। मैंने उनको दोबारा नहीं बोला कि मेरे को नंबर भेज दो या मैं अपॉइंटमेंट दूँ। थोड़े दिन बाद मासी को मैंने कुछ भी पूछा तो मासी ने खुद ही व्हाट्सएप में उनका नंबर भेज दिया और मुझे कहा कि मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, तुम सीधा वहाँ पर चले जाओ इससे। तो मुझे लगा कि अब गुरुजी की आज्ञा है, वहाँ जाना है। तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे गुरुजी अपनी संगत को मेरे साथ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है किसको करना ही है वो जानते हैं, मुझे नहीं पता होता क्योंकि मैं किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहती। और इन्होंने जिसको खड़ा करना है तो हमारे संगत के एक अंकल आंटी हैं, उनको भेजा हमारे साथ में, बेटा था, राधिका थी, राधिका आंटी थी, मैं थी,
हम सारे गए, डॉक्टर के पास गए, उनको दिखाया, अपॉइंटमेंट तो ली हुई थी मासी ने, वहाँ पर जाकर उनको दिखाया तो उन्होंने भी यही बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये जो है जो भी है सारी वेन्स पीछे की डैमेज हो चुकी है, तो इसका वैसे कोई इलाज नहीं है। हाँ, एक इम्प्लांट है वो कर सकते हैं। तो उसमें भी बाकी हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कैसा होगा, क्या होगा। उन्होंने कहा कि 90%, 80%, 90% उससे फ़र्क पड़ जाता है हियरिंग में। ठीक है, अब जहाँ 0% है वहाँ 80% भी सुनाई देने लग जाए तो गुरु जी की कृपा बहुत है। और बाकी हमें पता था कि जहाँ पे वो कह रहे हैं कि 80% है, वहाँ पे हमारे रिजल्ट्स जो है वो 95% या 100% ही होते हैं जब गुरु जी की कृपा है। अब वो सारी चीज़ें करते करते, हाँ, इस प्रोसेस को 1 ईयर लगा, पूरा 1 साल लग गया, लेकिन गुरुजी ने मुझे ज़रा सा भी पैनिक नहीं होने दिया इस सिचुएशन में, क्योंकि ये 2017 की लास्ट की बात है जब ये प्रोसेस शुरू हुआ। और गुरुजी ने मुझे हमेशा, क्योंकि जो डेट्स गुरुजी ने दी हुई है मुझे पता है कि उनका टाइमिंग्स क्या है, उनकी डेट्स क्या है, तो मुझे उसके ऊपर ही रहना है। तो जैसा जैसा वो करवाते जाते हैं चुपचाप वैसा वैसे चलते जाते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं भी स्टॉप है, रुक जाओ, वहाँ रुक जाते हैं। जहाँ कहते हैं नहीं फिर से स्टार्ट करो जर्नी, फिर से स्टार्ट करो। तो ये प्रोसेस पूरा 1 ईयर चला और उसके अंदर उसके टेस्ट हुए, सारे टेस्ट वगैरह पहले होने थे कि इम्प्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता सारा, तो वो टेस्ट वगैरह उनके कराए। उसके बाद आ गया कि हाँ जी हो सकता है इम्प्लांट। और फिर MRI वगैरह होनी थी, वो हुई, सारा कुछ देखा, सब कुछ ठीक। और उसके बाद में ये सब होने के बाद MRI वगैरह हुई, उसके बाद में हमारे पास पैसे नहीं थे। उस प्रोसीजर में 7.5 लाख के करीब लगने थे। अब मेरे पास तो पैसे नहीं थे और डॉक्टर्स को फिर हमने सारी की पोजीशन बता दी थी, मासी ही बता रही थी पोजीशन, क्योंकि गुरुजी वाले वो डॉक्टर भी गुरुजी की संगत के थे। और तो मासी ने सारी सिचुएशन बता चुके थे कि हाँ ऐसे ऐसे उनके पास पैसे भी नहीं है, ये है वो है। तो हम जब नेक्स्ट मीटिंग में डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें बोला कि हम ना आपको NGOs के पास भेज देते हैं, तो आप NGOs के पास जाओ और देखो वो क्या करते हैं हमारे लिए, जो भी करेंगे। तो ठीक है, वो 50% देते हैं, 25% देते हैं, 80% देते हैं, जो भी वो करेंगे वो तब देखते हैं। तो ठीक है, हम NGOs के पास गए। गुरुजी सेवादार अंकल आंटी को साथ में रखते हैं, वो अंकल आंटी के साथ में हमारे को भेजा। हम वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने सारा चीज़ें देखी करी, राधिका से बात करी, मेरे से बात करी, सारा पूछा। और उसके बाद में उन्होंने हमारे को बोला कि ना आपको हम मशीन दे देंगे, वैसे ये छोटे बच्चों को ही मिलती है, बड़ों को नहीं देते हो। अभी 10th क्लास में थी, वो 5 इयर्स या 6 इयर्स तक के बच्चों को ये मशीन वगैरह देते हैं NGOs में। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि ये कैंसर का पेशेंट है, कैंसर को डिफीट करके आया है, तो इसलिए हम इसको मशीन दे रहे हैं। और ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ था, मुझे पता है सब उनकी कृपा चलती है। तो उन्होंने कहा कि 6,08,000 की मशीनरी तो ये आपको दे देंगे, लेकिन आगे के जो 1.5 लाख रुपये ऑपरेशन के और थेरेपी के लगेंगे वो हम नहीं देंगे, वो हम बिल्कुल जो लोअर क्लास होते हैं उनको देते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मेरे पास उतने भी नहीं है तो मैं करूँगी क्या, लेकिन ये कि उन्होंने फिर मेरे को ये बोला कि ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। मैंने कहा नहीं, सच्ची में ये बहुत बड़ी हेल्प है, अगर ये ना होती तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम इम्प्लांट कराएंगे। चलो जी, वहाँ से मिला, थैंक यू गुरु जी का, गुरु जी ने वहाँ खड़ा होकर ये काम करवाया हमारा। अब वो हो गया, अब हम घर पर आए, मशीन का तो हो गया कि मशीन का हो गया, अब 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करना था। अब 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कैसे हुए, मैं यही सोच रही थी, क्योंकि जितनी गुरुजी ने हमारे को जो भी हमारा वो सत्संग में बाद में शेयर करूँगी, जो भी हमारे घर चला रहे थे, जो भी सब कुछ कर रहे थे, वो हमारे को उतना ही दे रहे थे जिससे हमारा घर अच्छे से चल रहा था, बच्चे अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, उनकी फीस वगैरह जा रही थी, बेटा की बेटी की ट्यूशन फीस, सारी चीज़ें, घर का खर्चा, सारी चीज़ें अच्छे से गुरुजी करवाते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि जहाँ पे मुझे मुश्किल हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है सब। लेकिन इससे एक्स्ट्रा नहीं कि मैं उसमें से निकालूंगी तो मैं फीस कैसे दूंगी या मैं घर का खर्चा कैसे करूंगी अगर मैं उसमें से निकाल लेती, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी।
तो वो अंकल आंटी हैं जो, उनके साथ में थोड़ा सा डिस्कस हो जाता है, क्योंकि हमारी संगत जो है फैमिली जैसी हो जाती है हमारी। बहुत संगत है जिनके साथ गुरु जी ने ऐसा रिलेशन बनाया हुआ है, ऐसा जोड़ के रखा हुआ है कि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स जैसे हैं, और सब उनकी कृपा है। इसमें हमारा कुछ नहीं है कि हम जुड़े हैं या हमने चाहा, सब उनकी कृपा से होते हैं। किसको किसके साथ कब जोड़ना है, कब तक जोड़ना है, ये उनकी प्रायोरिटी है कि उन्होंने किसको कैसे करना। तो वो अंकल और आंटी आए हुए थे, तो उनके साथ डिस्कस कर रहे थे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो अंकल के साथ बैंक भी गई और लोन वगैरह का पता करा कि लोन ले लें अगर हम, तो और बस कर उधर से काम गुरुजी कहते करो, लेकिन मैं क्या करूँगा वो उनको पता है। तो हम आकर और फिर मैं यहाँ पर गुरुजी के बैठ जाती हूँ, गुरुजी कैसे करना देख लेना, लोन लेकर देना तो आपकी मर्जी है, उतारोगे कैसे ये भी आपको पता होगा, मुझे पता है करना तो आपने ही है। लोन लेकर भी दोगे तो कैसे उतर पाओगे वो भी आपको ही पता होगा, मुझे तो कुछ नहीं पता, क्योंकि बेटा अभी जॉब नहीं करता, अभी पढ़ रहा है, तो इसलिए और कोई इनकम नहीं है, तो वापस कैसे होएगा वो भी डर लग रहा था। तो ये गुरुजी को बोलूँ, और गुरुजी का छोटा सा स्वरूप यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे, यहाँ पर पहले गद्दी यहाँ पर रखा हुआ था उस टाइम पे, और वो स्वरूप में से जैसे करूँ और गुरुजी अमृत वर्षा करते हैं। इतना छोटा सा स्वरूप, जो कि इतना बड़ा स्वरूप है उसमें से भी हो सकता है, लेकिन उनको पता है क्या करना। वो कहते हैं मेरे छोटा सा स्वरूप भी, उसमें भी मैं विराजमान हूँ, कभी ये मत सोचो कि मैं बड़ों में हूँ, मैं छोटे में भी उतना ही विराजमान। तो वो वहाँ पे बैठ के और अमृत वर्षा वहाँ पर हुई। और वो अमृत वर्षा कैसे हुई कि वो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी हुई है, अगर मैं भेज सकूँगी तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि संगत के दर्शन करें। कि आप अगर हम कहें कि वो अमृत वर्षा नहीं थी, अगर हमने करी, ये मतलब जैसे आजकल हो रहा है कि ऐसे वैसे भी, तो अगर लगे कि कोई अपने आप करके वो अमृत डाल रहा है या पानी डाल रहा है गुरु जी के स्वरूप के ऊपर, तो वो स्वरूप के ऊपर से अगर हम कोई भी जल डालेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। आज भी अगर हम उस स्वरूप के ऊपर जल डालें, क्योंकि कई बार मैं धोती हूँ स्वरूप को और रखती हूँ, तो वो जल नीचे आ जाता है, कभी भी स्टिल उसके ऊपर नहीं रहता स्वरूप के ऊपर। और उसके ऊपर जो हमने पिक्स खींची वो स्वरूप के ऊपर ओम गुरुजी ने जल से ही बनाया, अमृत से ही ओम बना हुआ है, और वो कोई भी नहीं कर सकता। जो वो चीज़ है वो कोई नहीं कर सकता इंसान, कि अगर हम कहें कि उसके ऊपर हम, और वैसे तो कोई भी गुरुजी के अलावा गुरुजी के स्वरूप में से अमृत प्रोड्यूस आज तक कोई भगवान ने मेरे ख्याल नहीं करके दिखाया, बाकी मुझे नहीं पता, गुरुजी जानते हैं कि मतलब उन्होंने कि अपने किसी और रूप में ये नहीं करके दिखाया जो वो अपने इस रूप में करके दिखाते हैं हमारे को, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ बस। और इस प्रोसीजर के टाइम पे तीन बारी गुरुजी ने अमृत वर्षा करी, और ओम उसी जल प्रसाद से उसी से ओम बने, और ओम से गोल्डन लाइट निकली। वो वाली पिक्स भी हैं जिसमें से गोल्डन लाइट निकल रही है, और गुरुजी के स्वरूप में आप देखो, आप अमृत वर्षा हो रही है और वो ऐसे नहीं हो रही है, उसमें पूरा ओम बना हुआ है और उसमें से लाइट निकल रही है। ऐसा वाला गुरुजी ने दिखाया और दर्शन लिए। और ये भी नहीं कि बहुत सारी हो रही है, थोड़ी सी, और मेरे ख्याल है हार्डली कुछ सेकेंड्स के लिए ही हुई। और ऐसा 3 बार गुरुजी ने थोड़े थोड़े दिनों में करा। जब मैं परेशान हुई, गुरुजी के पास आकर बैठी, गुरुजी आप देख लेना कैसे करना है। तो गुरुजी ने अमृत वर्षा करके दिखा दी कि मैं हूँ, तो घबरा मत, मैं अपने आप देख लूँगा क्या करना है। तो वो बस वो मेरे को उनकी बोलने की देर होती है कि मैं बोल दूँ, उसके बाद मेरे को डर नहीं लगता। जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मेरे अंदर होती है वो बात, जब मैं उनको बोल देती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ कि अब वो अपने आप देख लेंगे। तो वो उनको वो करा, उसके बाद वो उनको सुनाया सारा, सुना के अपना हो गया। तो हम लोन का पता करने गए, तो लोन उन्होंने कहा ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, और उन्होंने सारा प्रोसीजर समझा दिया कि ऐसे 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 करना है। जो अंकल साथ में गए थे वो कहते हैं ठीक है हम फिर से आकर फिर अप्लाई करते हैं। अंकल ने उस पीरियड में कहीं बाहर जाना था थोड़े दिन के लिए, तो अंकल कहते हैं कि अब मैं वहाँ से होकर आता हूँ फिर हम लोन ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक सब गुरुजी ने जो प्लानिंग्स होती हैं। इस पीरियड में क्या हुआ, एक आंटी के घर पे सत्संग था, जिन आंटी ने हमें जोड़ा था, आंटी उन्हीं के घर पे सत्संग था गुरुजी का। तो गुरुजी ने वहाँ पर बुलाया और
वहाँ पर आंटी ने कहा कि सत्संग है तो आ जाना। मैंने कहा ठीक है। इधर मैं राधिका आंटी को बोल कर आई थी कि ना, राधिका को बोला कि राधिका आप ना इसकी, क्योंकि ट्यूशन्स थी और मैं राधिका आंटी को बोल रही थी कि आप ट्यूशन अटेंड करते अपनी और आ जाना। वैसे मैं अकेले इसको बोलती नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी की जैसे मर्जी होती है। मम्मी को बोला कि मम्मी आप ना राधिका को पैसे दे देना और ये रिक्शा करके आ जाएगी। तो इतना बोला और मैं सत्संग पे चली गई। अब सत्संग पे मेरा फ़ोन जो होता है वो बिल्कुल ऑफ हो जाता है। मैं फ़ोन जो हुआ है, कभी स्टार्टिंग से गुरुजी ने ऐसी कृपा कर रखी है, कुछ भी हो मेरा फ़ोन मंदिर में जाते ही ऑफ कर देती हूँ, सत्संग पे जाते ही ऑफ कर देती हूँ। सबको पता है कि मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा। तो क्योंकि जो मेरे को लगता है जो गुरुजी ने बोला है वो तो करना ही करना है। जो बाकी वो संभालने वाले वैसे भी वही संभाल रहे हैं, तो हमारे स्विच ऑफ करने से भी क्या होगा, संभालना तो मेरा स्विच ऑफ फ़ोन था और मैं घड़ी देखती थी। मैंने कहा इतना टाइम हो गया सर, नहीं घड़ी नहीं थी वहाँ पर सामने लगी हुई, और मैं सोच रही थी कि टाइम तो हो गया, राधिका आई नहीं है। ऐसे सोचा 1 मिनट और फिर मैं अपना सत्संग सुनने लग गई। और उसके बाद में फिर मेरे को थोड़ी देर बाद हुआ कि राधिका आई नहीं, और मैं जैसे आंखें खोली गुरुजी मेरे को कहते हैं चुप अभी आ जाएगी। तो इतनी देर में मैं सो गई ऐसे करके, और जैसे फिर से आंखें खोली तो राधिका मत्था गिर गई थी। इतनी देर में तो गुरुजी एक एक सेकंड का ध्यान रखता है। वो कहते हैं तुम परेशान हुई मत, मैं हूँ, मैं अपने आप देखूंगा, मैं अपने आप संभालूंगा, सब कुछ मैं करूँगा। तो बस ऐसे ही ये करा। और उसके बाद में ना हम लोग लंगर प्रसाद खा रहे थे, लंगर प्रसाद खा रहे थे। तो लंगर प्रसाद खाते खाते जिनके घर में सत्संग था वो अंकल आए और राधिका को बोलते हैं कि ना आप मेरे को ना मिलकर जाइए। राधिका को बोला तो इसने कहा ठीक है अंकल। तो ना अब हमने अपना लंगर प्रसाद मेरा बचा हुआ था, मैं खा रही थी, इसने खा लिया था। तो मैंने इसको बोला जा फटाफट अंकल से मिला, फिर घर चलेंगे जल्दी। तो ये गई अंदर मिलने के लिए। तो अंदर जब रूम में गई तो वो अंकल बैठे हुए थे, और जो मंदिर के गौरव अंकल हैं जो मंदिर के हैं हेड, जो भी गुरुजी के बच्चे, तो वो वहाँ पर बैठे हुए थे और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर अंकल वगैरह सब बैठे थे। ये आई और मुझे कह रही है कि मम्मी वहाँ ना सारे बैठे हुए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो फटाफट अंकल को बोल कर आ जा, नहीं तो बाद में अंकल देखेंगे कि मेरे को मिल के नहीं गई, तो तू एक बार जाकर मिलकर आ जा और बोल दे कि हम जा रहे हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है। अब ये फिर से अंदर गई, अभी मैं लंगर प्रसाद खाएंगी। ये अंदर गई तो अंदर से मेरे को बुला दिया कि अंदर आओ। मैं थोड़ा सा पहले डर भी गई कि अंदर क्यों बुला रहे हैं मुझे। तो मैं अंदर गई तो गौरव अंकल जो थे वो बेड पे बैठे हुए थे, राधिका बीच में बैठी हुई थी और मेरे को भी वहीं पे बेड पे साइड पे बिठा दिया। और सारी तरफ सारे सेवादार अंकल मंदिर के जो बड़े थे कोऑर्डिनेटर्स अंकल होते हैं, सारी तरफ वही बैठे हुए थे। अब वो अंकल मेरे से पूछने लग गए, गौरव अंकल बैठी तो इसको कैंसर कैसे हुआ था, आपको कैसे पता चला। तो मैं बताने लगी कि ऐसे ऐसे ब्लू स्पॉट्स हुए थे, तो हम डॉक्टर के गए तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए तो उसी से। तो फिर पूछने लग गया मेरे हस्बैंड का, जिसका जो अभी मैंने आपसे सत्संग शेयर नहीं करा, अभी मैं बाद में करूँगी अपने हस्बैंड का। तो उनका पूछने लग गए। तो मैंने कहा गुरुजी ने ना उनको घर से बाहर कर दिया था, विदिन 17 डेज उनको घर से बाहर कर दिया था और उसके बाद कभी नहीं आने दिया। और खुद मेरे साथ आके खड़े हो गए, अब वही मेरे सब कुछ हैं और उन्होंने गुरु परिवार से जोड़ दिया, वही मेरे सब कुछ है। बाकी कोई नहीं है, यही सारे, यही मेरी फैमिली है, यही सब कुछ है। तो कहने लगे अच्छा। और फिर पूछने लगे कि इसकी जो हियरिंग का है, इम्प्लांट होना है, क्या होना है, कैसे होना है, ये पूछने लग गई। तो मैंने कहा बताने लगी कि ऐसे ऐसे इम्प्लांट का डॉक्टर्स ने बोला है और ये सारा उनको बताने लगी थी। उन्होंने पूछने लगे इम्प्लांट कैसे होएगा, क्या होएगा, सारी चीज़ें जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे समझ में आई मैंने उनको सारी बता दी, जितनी मुझे पता थी कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें। और फिर वो मेरे को पूछने लगे कि फिर मैंने बताया कि ऐसे NGO से मशीन मेरे को मिल रही है और सारा वो दे रहे हैं। तो फिर मुझसे पूछने लगी कि अच्छा अब और कितने पैसे चाहिए ऑपरेशन के लिए। मैंने कहा हमको 1.5 लाख के करीब अभी चाहिए है। तो फिर मुझे कहने लगे ठीक है, वो मेरी तरफ से सीधा ऐसे बोले। और राधिका आंटी थी वो भी रोने लग गई और मैं भी रोने लग गई। और साइड पे जितने कोऑर्डिनेटर अंकल और सब बैठे थे हमें रोते वो देखकर सारों की आंखों में आंसू आ गए, सभी रोने लग गए। और तो उसके बाद में और फिर मुझे कहते हैं मैं कौन होता हूँ देने वाला, गुरुजी हैं, गुरुजी के गुरुजी ने दिए हैं।
और मेरे को लगा कि देखो गुरु जी कैसे जवाब देते हैं कि अगर मैं भी उन्हीं के पास आके रोती हूँ या शिकायतें करती हूँ या कैसे करना, गुरु जी देख लेना, तो वो भी मेरे को यही जवाब देते हैं कि मैं नहीं करा, मैं ही तेरे साथ खड़ा हूँ और मैं नहीं करा सकती। और वो खुद सच्ची में वो खुद खड़े होकर सारे काम करते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं। अब गुरु जी ने ये सारा करवाया, अब ये सब करके और उसके बाद हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकलते ही मैं आंटी के गले लग के इतना रोई, इसलिए नहीं कि गुरुजी ने हेल्प तो करी, वो तो मुझे पता था कि किस न किस तरह करनी तो उन्होंने ही है, लेकिन वो कैसे सुनते हैं, कैसे मेरे साथ खड़े होकर मेरे काम कराते हैं, कैसे सारी चीज़ें उनकी प्लानिंग से चलती है। इस बात पे था कि गुरुजी आप कैसे एक एक चीज़ सुनते हो ना, कैसे अगर आपने बोला कि आप मेरे हो तो वो भी हम मुझे खड़ा होकर दिखाते हैं कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और सारे काम करवाऊँगा, तू बिल्कुल भी घबराया मत कर, क्योंकि इस दुनिया में अकेले चलना बहुत मुश्किल काम है। जब लगता है और जब उनको समझ लेते हैं ना कि वही हमारे हैं, तो फिर हमेशा ये लगता है कि नहीं हमारे पास तो रब है, तो वो डरना भी ख़त्म करवा देते हैं। अब गुरुजी ने ये सारी चीज़ें करवाई, सब चीज़ें हो गई। अब आगे ऑपरेशन के डेट की और सारी चीज़ें जो भी डेट्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो सब गुरुजी की डिसाइडेड है, क्योंकि सब चीज़ें ही उनकी डिसाइडेड हो गई। अब इसका ऑपरेशन होना था 27 सितंबर को, और उधर गौरव अंकल ने कहा 26 सितंबर को ये जो भी ड्राफ्ट होगा हम आपको 26 सितंबर को हैंड ओवर कर देंगे। बट ठीक है, 26 सितंबर को वो हमारे को ड्राफ्ट हैंड ओवर करा, और हम हॉस्पिटल में हमारे को वो जमा कराना था। जब हम वो जमा कराने गए तो डॉक्टरों ने बोला कि कल ऑपरेशन नहीं हो सकता, अभी 27 को कल ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब हम परेशान हो गए कि अभी नहीं आई है डेट, अभी आपकी मशीन नहीं आई पीछे से। चलो ठीक है, अब वो ड्राफ्ट हमारे पास थे, तो अब अंकल ने हमारे को ये बोला, अब ये पूछने लगे कि अभी क्यों नहीं हो रहा ऑपरेशन, अभी क्यों नहीं हो रहा ऑपरेशन। तो लेकिन 27 मॉर्निंग में मैं सो रही थी, और मैं सोकर जैसे ही अभी आधी कच्ची पक्की नींद में थी, तो मुझे गुरुजी ने ऐसे मुझे लगा जैसे मुझे बोल रहे हैं, गुरुजी ने आवाज़ गई, आज दिन अच्छा नहीं सी, यही बोला गुरुजी ने, आज दिन अच्छा नहीं सी। तो मुझे पता था, मैं तो वैसे गुरुजी को मैं कहा गुरुजी मुझे तो पता है जब आपने जिस डेट पे नहीं कराना वो दिन वो टाइम नहीं अच्छा था, तभी आपने कंप्लेंट कभी नहीं करवाने देते गुरुजी। ये भी उनका शुक्राना है कि कभी मेरे से कंप्लेंट नहीं कराने देते कि गुरुजी ने आज नहीं कराया ये इतना, और अभी पूरा उसमें 1 ईयर लग गया था, तो भी कभी गुरुजी ने कंप्लेंट नहीं करी। और वो वाला टाइम निकला। अब हम जब मंदिर जाएं, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे सारे सेवादार बैठे हुए थे, सबको पता था कि ऑपरेशन होना है, तो अब हम जब मंदिर जाए तो अब ऑपरेशन कब होना है, अब ऑपरेशन कब होना है, 27 को होना था, 27 को होना था। मैं कहा ठीक है, अब गुरुजी को पता है, जब कराएंगे अब मुझे नहीं पता। और इतने टाइम में उधर से गौरव अंकल पूछते थे, और वो इतना साथ दिया ना गुरुजी ने, उनके हमारा इतना साथ उनसे दिलवाया ना गुरुजी ने। वहाँ पर गए तो अब वो बोले मेरी बेटी कब से इंतज़ार कर रही है, इतना टाइम हो गया, ये NGOs वाले क्यों नहीं कर रहे, हॉस्पिटल वाले क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने अपने एक सेवादार को लगाया कि जाओ पता करो, NGO से भी पता करो और हॉस्पिटल में भी पता करो कि किस वजह से ये डिले हुआ है। सारी जगह लगा दिया और हम आराम से घर पे हाथ बिठा दिया। गुरुजी ने सारी संगत को लगा दिया, 1-2 और अंकल को लगा दिया, सबको भेज रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, और हम आराम से घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि काम उनका था वो करवा रहे थे, उनकी वही जाने कैसे करवाते। तो अब अपना वो हम बैठे हुए हैं, अब वो काम कर रहे हैं सारे के सारे, और हमारे मेरा फ़ोन भी ख़राब करा दिया कि कोई डॉक्टर्स मेरे को फ़ोन भी कराएं तो वो फ़ोन भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस टाइम पे पता नहीं क्या नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, क्या हो रहा था कि फ़ोन्स मिल ही नहीं रहे थे, सारी चीज़ें ऐसे ही हो जा रही थी। और गुरुजी 27 डेट को ही ब्लेस कर रहे थे। इतनी बार उन्होंने मेरे को सारे सेवादारों से 27 सुनवा रहे थे, तो 27 डेट को ब्लेस कर रहे थे। वो मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी कैसे ब्लेस कर रहे थे। और फिर उसके बाद में सारे काम करे। एक दिन हम गए मंदिर, तो अंकल बोलने लगे अभी तक हुआ नहीं है, तो आपको मशीन भी मंदिर से ही कर दें, मंदिर से ही करवा दूँ।
तो मैंने कहा अंकल वहाँ से NGO से तो आया ही हुआ है, वहाँ से सारा कुछ, तो थोड़ी देर और वेट कर लेते। कहते कितनी देर वेट करनी है? तो अंकल थोड़े दिन और कर लेते हैं, यहाँ पे किसी और को ज़रूरत पड़ेगी तो किसी और की हेल्प हो जाएगी, तो हमारा तो वहाँ से अप्रूवल आया ही हुआ है, तो अभी थोड़ी देर। कहते हैं चलो ठीक है, थोड़े दिन और देख लो। मतलब ऐसे गुरुजी खड़ा कर देते हैं अपने बच्चों को हर टाइम, हर तकलीफ के टाइम पे किसी न किसी को गुरुजी के रूप में आके खड़े कर वो सारा करवा के। और उसके बाद में फिर 26 नवंबर को मेरे को फ़ोन आता है कि आपका ऑपरेशन जो है या तो कल या 1-2 दिन बाद या मतलब ऑल्टरनेट डेज या कल हो सकता है या 2 दिन बाद या उसके 2 दिन बाद, ऐसे हो सकता है कभी भी। तो मैंने कहा ठीक है। और कहते प्रोबेबली 2 दिन बाद में, आप फिर भी बता दो। कहते आप तैयारी अपनी रखो, बैग पैक रखो, जैसे ही आपको मैसेज आएगा आप फटाफट से आ जाना। उनका ठीक है। और वो भी फ़ोन मेरे को नहीं आया, बेटे को आया, क्योंकि मेरा फ़ोन ही बंद हो रहा था। बेटा जयपुर में था, वहाँ पर उसको फ़ोन करा और उसने फिर मेरे को फ़ोन करा कि मम्मी आप डॉक्टर से बात करो एक बड़ी। फिर इसने मेरे को फ़ोन करा और फिर मेरी डॉक्टर से बात हुई ऐसे करके, और फिर उन्होंने ऐसे ऐसा बोला। उनका ठीक है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुई। और मेरे दिमाग में आ रहा है कि 27 तो कल है, बाकी तो गुरुजी को पता है कि कब कराना है, लेकिन 27 कल है। और अब गुरुजी ने ब्लेस तो मुझे लगता है 27 डेट ही करी हुई, और वही बात हुई। फिर रात को मैसेज आ गया कि कल से पेट में पहुँचाना, तो मुझे यही था कि गुरुजी ने 27 डेट ब्लेस करी हुई है। बहुत सारी सेवादारों से मंदिर में 27 करवाते रहते थे। तो वही हुआ, 27 को हम एडमिट हुए हॉस्पिटल में। वही हमारे साथ, मेरे साथ मामा जी गए और संगत के सारे संगत को गुरु जी भेज देते हैं, सारे संगत के गए हुए थे। वही संगत वहाँ पर आए हुए थे, कोई हमारा ब्रेकफास्ट लेकर, कोई लंच लेकर, कोई डिनर लेकर, सब वहाँ पर बैठे हुए थे और सारे आ रहे थे वहाँ पर। और हम वहाँ पर गए जब इसका ये वहाँ पे गौरव अंकल ने वहाँ से एक सेवादार अंकल को वहाँ भेजा कि मेरे को 1-1 मिनट की अपडेट करते रहे ना। गुरुजी कैसे हमारा 1-1 मिनट ध्यान रखते हैं, 1-1 मिनट का ध्यान रखते हैं। उनके थ्रू उन्होंने हमारे को सारे, और हमारे को सपोर्ट के लिए कि सारे खड़े तेरे साथ, तो घबराइयो मत, सभी तेरे साथ खड़े। तो ऐसे हम वहाँ पर गए। और जब इसके ड्रेस वगैरह चेंज करी, ऑपरेशन थिएटर के वो थे, चेंज करवाई, तो उस टाइम की सारी फ़ोटोज़ क्लिक करके और वो सेवादार अंकल ने द्वारा अंकल को वहाँ पर भेजी सारी चीज़ें, और कि ऑपरेशन अब थोड़ी देर से स्टार्ट होने वाला है, वो करवाया। और इसकी ना MRI की रिपोर्ट्स गुम हो गई थी हॉस्पिटल में ही। तो उससे समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर्स को राइट ईयर में करना है या लेफ्ट ईयर में करना है। जो हमें स्टार्टिंग में ये बताया था डॉक्टर ने कि राइट ईयर में करना है, लेकिन वो जब भी देखे बिना, MRI की रिपोर्ट्स देखे बिना और करते करते करते, क्योंकि मैं तो इनके ऊपर छोड़ देती हूँ, आपको जैसा करना आप देख लो है। और सुबह डॉक्टर आई कि राइट ईयर में करना है या लेफ्ट ईयर में? मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो राइट ईयर बोला था, बाकी आप फिर इसे करते 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 फिर राइट ईयर में उन्होंने करा कि राइट ईयर में करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो घूमी हो गई थी, कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन गुरु जी की प्लानिंग्स कैसे चलती है कि कुछ भी हो, और वो जो उन्होंने करानी है वो जिस टाइम पे करानी है वो सब कुछ करा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन काफ़ी 5-6 घंटे का ऑपरेशन था। वो वहाँ पर लेकर गए, जितना टाइम उन्होंने बोला था आराम से खाते पीते वो टाइम निकला मेरा। लेकिन लास्ट का 1 आवर डॉक्टर्स के अंदर से फ़ोन आया कि अभी 1 घंटा ऑपरेशन जो है वो एक्सटेंड हो गया। बस वो 1 घंटा मुझे बहुत घबराहट हुई कि क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है राधिका आंटी, तो मुझे यही लगा कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों एक्सटेंड हो गया ऑपरेशन। तो मैं 1 घंटा बहुत घबराई भी, और गुरु जी का मैं इंतजार करती हुई, गुरु जी आप देख लेना, आप ही अंदर हो, आप ही डॉक्टर हो, आप ही संभाल रहे हो, सब कुछ आप ही हो, अपने आप देख लेना। तो 1 घंटा ज़रूर पूरा, मतलब टाइम पर भी अगर हम पेशेंस लेके गुरु जी रखते हैं तो कहीं ना कहीं डावाडोल हो ही जाते हैं। लास्ट में 1 घंटा के लिए मैं भी दी, लेकिन फिर आया अंदर से फ़ोन की ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, आकर मिल लो। सेवादार सभी आए हुए थे मिलने के लिए, वहाँ पर आए, मिले, सब चीज़ें। तो उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हो गई, जब वो बाहर आई मेरे से मिली, उसके बाद थोड़ी सी होश में आई रात को। तो फिर फ़ोन आया
गौरव अंकल का उन्होंने वीडियो कॉल में उससे बात करी, ब्लेसिंग्स गुरुजी ने भेजी वहाँ के उसके थ्रू, अंकल के थ्रू, और उनसे बात करी कि अब तो ठीक है, कल मैं जैसे मिलने आऊँगा। हाँ, तो वो सारी बात करके, और देखो कितनी बड़ी कि इतने सब चीज़ें होने के बाद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, लेकिन अपने एक बच्चे का ध्यान गुरुजी करवाते हैं किसी न किसी के थ्रू। तो वो भी पैसे देकर, और उन्होंने हमारे को दे दिए था, और उसके बाद वो कर सकते थे, और उसके बाद हो जाता ऑपरेशन तो मिलने जाना ही था उनको। गुरुजी का थैंक्स, और उनको भी थैंक्स बोलने जाना ही था, लेकिन गुरुजी ने एक एक मिनट अंकल ने साथ दिया, क्योंकि गुरुजी ने उनसे दिलवाया। एक मिनट खड़े होकर हर चीज़ करवाते रहे, एक मिनट का ध्यान रखते रहे कि सब चीज़ें ठीक है, ठीक हो गई। रात को भी फ़ोन करके पूछा सब चीज़ें, और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू गुरुजी, आपका शुक्राना हर पल खड़े होने का, अपनी संगत को खड़े कराने का। रात को वहाँ पे संगत अंकल ही सोए हमारे साथ में, कि कोई अंकल थे संगत के जो भैया बने हुए हैं, वो सोए हम वहाँ पर रात को, तो वही उनके साथ गए थे, उनके साथ ही वापस आए। तो हर चीज़ गुरुजी और गुरुजी और गुरुजी और गुरुजी के संग सारे के सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं हर टाइम पे। उनका शुक्राना है गुरुजी आपका, पल पल का शुक्राना है, सांस सांस से शुक्राना है गुरुजी आपका, कि आप ऐसे हमारा साथ देते हो और सारी संगत का साथ देते हैं, सबको साथ देते हैं। लेकिन एक सिर्फ डिपेंड होना है तो अपने गुरु के ऊपर, जो चीज़ की आस रखनी है तो अपने गुरु से। हमेशा गुरु ने मेरे से ये करवाया, और गुरु जी ऐसा ही करवाते रहना, आपके ऊपर ही डिपेंड हो, आपके अलावा किसी के ऊपर डिपेंड